हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो कि आज की जो हमारी वीडियो है वो फिर से पॉलिटी को लेकर रहेगी। इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे थे, संघीय विधायिका। ठीक है, इससे रिलेटेड इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। आज ही इसका सेकेंड पार्ट है। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे 130 to 150 क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को मैंने 3 to 4 वीडियोस में कवर किया है। तो आज ये सेकंड वीडियो है और इसमें भी हम क्या है 40 क्वेश्चंस करेंगे। सभी क्वेश्चंस NCERT बेस्ड हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए। और साथ ही हम 40 क्वेश्चंस तो हम करते ही हैं, साथ ही हम इनसे इम्पॉर्टेंट जुड़े हुए फैक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी टैगलाइन के साथ, रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। ये है हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शंस हम सभी नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आंसर करेंगे क्योंकि हमें साथ ही फैक्ट्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। ठीक है, मतलब एक धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। देखिए, संविधान का आर्टिकल 109, ठीक है, 109 के अंतर्गत क्या है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किसमें? आर्टिकल 109 में। धन विधेयक क्या है? केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, राज्यसभा में नहीं। लेकिन लोकसभा में पारित होने के बाद, जब लोकसभा से पारित हो जाता है धन विधेयक, ठीक है, तब ये क्या है, राज्यसभा में भेजा जाता है। फिर राज्यसभा जो है विधेयक बिल को प्राप्त तिथि से 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को लौटाना होता है उसे वापस। राज्यसभा क्या है, विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उस सुझाव को मानना या ना मानना ये लोकसभा पर डिपेंड करता है पूरी तरह। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है। इसमें वह कौन है? ठीक है, मतलब किसके बारे में बात करी गई है? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है संसदीय प्रकार की सरकार में। देखिए, संसदीय सरकार में क्या होता है, प्रधानमंत्री पता ही है कि इसमें क्या है, बराबर वालों में पहला होता है। हालांकि प्रधानमंत्री का जो चयन है वो बहुमत दल वाले सदस्य करते हैं, ठीक है, लेकिन मंत्रिपरिषद का जो चयन है वह स्वयं करता है। कौन? प्रधानमंत्री। ऐसा क्या है, वो सहयोगी के जो सहयोगी मंत्री होते हैं उनकी सलाह से ही निर्णय लेता है। और कई बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसने ऐसा कहा था, प्रधानमंत्री को सबसे जो प्रथम बोला है वो किसने बोला था? तो वो कौन से पर्सन है? लॉर्ड मार्लो। ठीक है, इन्होंने क्या है, ऐसा कहा था। थर्ड क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है, वो बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, ये क्या है, संसदीय प्रकार की एक सरकार की एक क्या है, विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में से मतदान का अधिकार है? ऑप्शंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ठीक है, राज्य विधानमंडल के जो निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान करने का अधिकार है। क्योंकि क्या है, लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो साधारण जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पद संविधानीय वर्जना नहीं है। ठीक है, बाकी के डिस्कस करते हैं। देखिए, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा में क्या है, 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि क्या है, इनको जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, ठीक है, और समाज सेवा, ठीक है, समाज सेवा आदि सब, ये जो मतलब जितने भी ये डिपार्टमेंट होते हैं इनमें क्या है, इनका मतलब ये स्पेशलिस्ट होते हैं, जो ये 12 व्यक्ति होते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में 12, ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, और लोकसभा में 2। ठीक है, और ये 2 मेंबर कौन से होते हैं? जो एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित होते हैं। और फ्रेंड्स, ये मनोनीत सदस्य जो होते हैं मात्र उपराष्ट्रपति के चुनाव में ही अपना वोट दे सकते हैं, इसलिए क्या है, हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है।
बाकी देख लेते हैं। केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान है, ये भी गलत है क्योंकि ऐसा लोकसभा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। किसके रिगार्डिंग पूछा गया है? लोकसभा अध्यक्ष के। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो त्यागपत्र अगर देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, ये करेक्ट है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ऐसा नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी नहीं है, गलत है। और इनमें से कोई सत्य नहीं है, तो ये नहीं है क्योंकि हमारा ए ऑप्शन क्या है, ठीक है। देखिए, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो ये तो पता है कि वो किसको देंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। और जो लोकसभा का अध्यक्ष का जो चुनाव है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, लोकसभा के सदस्यों के बीच में से ही होता है। ठीक है, उसका उस सदन का सदस्य होना आवश्यक है। किसका? लोकसभा का। अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा द्वारा की जाती है और अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता। ठीक है, वह क्या अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण नहीं रहता है। ठीक है, जो कि हमें इसमें बताया गया था वो गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। भारत के संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 42वें संशोधन द्वारा अधिरोपित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगे रोक को उठा लिया, करेक्ट है। लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित होती है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, दोनों कथन सत्य हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका ये 84वां संविधान संशोधन है, इसके बाद क्या है, 2009 में लोकसभा चुनाव नए परिसीमन कानून के आधार पर हुए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा। ठीक है, किनको हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। या फिर अध्यक्ष जो है किसी भी समय उपाध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है। अध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा में उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उनसे बहुमत पारित संकल्प द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता है। और इसमें कुछ शर्तें भी होती हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके फेवर में, मतलब उनको हटाने के फेवर में वोटिंग हो गई तो मतलब वो उनको हटाया जाएगा। कुछ शर्तें भी हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए, जैसे कि अगर इसमें लगाए गए जो आरोप हैं वो सुस्पष्ट होने चाहिए। इसमें तर्क वितर्क, निष्कर्ष, ठीक है, लांछन या फिर मानहानि संबंधी कोई कथन आदि नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई संकल्प किया जाता है तो उसको प्रस्तुत किए जाने के कम से कम 14 दिन पहले इसकी सूचना जो है ज़रूर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संसदीय दल अथवा गुट को मान्यता प्रदान करते समय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित किस सिद्धांत पर ध्यान दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। देखते हैं कैसे। ऐसे सदस्यों का संघ जिनका संसदीय कार्य का एक विशिष्ट कार्यक्रम हो, ठीक है, उस चीज़ पर वो ध्यान देंगे। ऐसे सदस्यों का संघ जिनका सदन के भीतर और बाहर एक संगठन हो, उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ऐसे सदस्यों का संघ जिनकी संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या से कम 1/3 हो, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी जगह क्या है, हमारा ये हो सकता है कि ऐसे संघ में सदस्यों की संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 हो। ठीक है, ना कि 1/3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य वित्तीय विधायन में निम्नलिखित चरण संबंधित हैं। कौन सा चरण, मतलब क्या सीक्वेंस है वो बताना है। डायरेक्ट आंसर करेक्ट करेंगे। ठीक है, ए, बजट पर चर्चा पहले, फिर बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर विनियोग विधेयक को पारित करना। ठीक है, ये सीक्वेंस रहेगा, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग एवं व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति शामिल होते हैं। गलत है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, नियुक्त किया जाता है, तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति लोकसभा की समिति है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें क्या है, लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, परंतु दोनों सदनों की सहमति से राज्यसभा से भी इस समिति में 7 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, मतलब लोकसभा से कितने होते हैं, 15, और राज्यसभा से
दोनों सदनों की सहमति से 7। और प्राय ये देखा जाता है कि समिति का जो अध्यक्ष है वो सत्ता पक्ष से नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन सी। संसद में नियम 377 से संबंधित कथनों पर विचार कर बताइए कि कौन सा कथन सही है। जो सदस्य नियम 377 के अधीन कोई मामला उठाना चाहता है वह संक्षेप में मुद्दा बताते हुए और साथ ही उसको उठाने का कारण बताते हुए लिखित रूप में महासचिव को सूचना देगा, ठीक है। ये हमारा करेक्ट रहेगा। नियम 377 के उपबंध का प्रथम बार प्रयोग 14 मई 1996 को किया गया, जब पुलिस द्वारा एक संसद सदस्य के साथ किए गए दुर्व्यवहार संबंधी मामले को उठाया गया, ठीक है। तो ये भी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो मामले कुछ मामले ऐसे होते हैं जो व्यवस्था के प्रश्न नहीं होते, ठीक है, या जो प्रश्न अल्प सूचना प्रश्नों, ध्यान आकर्षण प्रस्तावों आदि से संबंधित होते हैं, वो क्या है, वो किसी नियम के अधीन नहीं उठाए जा सकते, वो किसके नियम के 377 के अधीन उठाए जाते हैं। संबंधित मंत्री जो है नियम 377 के अधीन उठाए गए मामलों के बारे में सीधे सदस्य को सूचित करता है कि वह उस मामले के बारे में सरकार के विचार क्या हैं और क्या कार्यवाही की गई है, ठीक है। इस सब के बारे में डिस्कस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। भारत में द्वितीय सदन का प्रारंभ भारत परिषद अधिनियम 1919 या मार्ले मिंटो सुधारों से हुआ था। गलत है। काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स, जिसे राज्यसभा भी कहा जाता है, की घोषणा सभा पीठ द्वारा सभा में 23 अगस्त 1954 को की गई थी। ये करेक्ट है, ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट गलत क्यों है? क्योंकि भारत में द्वितीय सदन का जो प्रारंभ है वो 1919 से नहीं, 1909 से नहीं, बल्कि 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन से हुआ था। और जो गवर्नर जनरल है वो तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट्स का क्या है, पदेन अध्यक्ष हुआ करता था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुदान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि कौन सा कथन सही है। राज्यसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा होती है, करेक्ट है। लोकसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान होता है, ये भी ठीक है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग की जा सकती है, गलत है, ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 113, ठीक है, आर्टिकल 113 है, उसमें क्या है, अनुदान की मांग के संबंध में चर्चा की गई है। और लोकसभा में क्या है, जैसा कि हमें यहाँ पॉइंट पे बताया गया है, लोकसभा में क्या है, अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान दोनों होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा है इसके अंदर सिर्फ इसके बारे में क्या है, चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता, ठीक है, जैसा कि इस पॉइंट में बताया गया है। और क्या है, जो 113 के अंतर्गत किसी अनुदान की मांग जो है वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी। मतलब यहाँ पर जो उन्होंने बताया कि उसकी सिफारिश के बिना भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर गलत था, ऐसा नहीं है, सिफारिश पर ही की जाएगी, ठीक है, वरना तो नहीं की जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2016 में राज्यसभा द्वारा पारित किए गए जीएसटी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगस्त 2016 में राज्यसभा द्वारा क्या है, जीएसटी विधेयक पारित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सही क्या है, तो डायरेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन ए जो है सही आंसर रहेगा। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी की उगाही के अधीन नहीं होंगे, ठीक है, ये क्या था, इस जीएसटी के रिगार्डिंग सही पॉइंट है। और इसके साथ ही क्या है, जो अल्कोहल है, शराब जैसी जो कुछ एक पदार्थ हैं, उनको भी क्या है, जीएसटी में शामिल नहीं थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए और संसद के रूप में चुने जाने के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होता है यदि वह व्यक्ति, मतलब क्या चीज़ है कि अगर वो है तो वो अयोग्य रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, विक्षिप्त दिमाग वाला हो और एक सक्षम न्यायालय, न्यायालय है यहाँ पर, एक सक्षम न्यायालय द्वारा उसे क्या है, ऐसा घोषित किया गया हो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो वो क्या है, सदस्य के लिए मतलब अयोग्य है। उन्मुक्त दिवालिया हो, ये भी सही है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया हो, ये भी ठीक है। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण किए हो, संसद विधि द्वारा घोषित किसी पद के धारक को अयोग्य नहीं ठहराए जाने को छोड़कर, ठीक है, तो सभी सत्य हैं।
मतलब ये सभी अगर कंडीशन होगी तो कोई व्यक्ति क्या है संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो होने के अयोग्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, करेक्ट है। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, ये भी ठीक है। मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना, ये गलत है। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति। देखिए सीक्वेंस देखते हैं हम, तो पहले आएंगे आपके राष्ट्रपति, ठीक है, देन उपराष्ट्रपति, फिर पीएम प्रधानमंत्री, ठीक है, फिर राज्यों के जो क्या हैं राज्यपाल यानी कि गवर्नर, ठीक है, और फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ठीक है, उप प्रधानमंत्री। और देखिए भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो क्या है वो इक्वली माने जाते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? ऑप्शंस देखते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, नहीं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, ऐसा नहीं है। संसद भंग हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। उपयुक्त में से कुछ नहीं होता, करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर इसका कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आर्टिकल 75 के भाग 3, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये बताना है। सभी पॉइंट्स देखते हैं। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, गलत है। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये ठीक है। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? उपरोक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। यहाँ पर संसद अधिनियम 1959 की बात हो रही है, ठीक है, तो ये सही है। संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है, तो ये भी क्या है सही रहेगा। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है, ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन क्या है डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, केवल 1 और 2। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अधिकार आधारित करे, गलत है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए होगा, तो ये ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, यानी कि केवल 2 ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 76 में कहा गया है कि राष्ट्रपति एक व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य होगा, और ऐसे व्यक्ति की क्या है इसकी ड्यूटी रहेगी भारत सरकार को राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए कानूनी मामलों में सलाह देना। ठीक है, अपने जो कर्तव्य है उनकी जो ड्यूटी है उसके प्रदर्शन में अटॉर्नी जनरल को भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में भाग लेने का अधिकार होगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद को। देखिए फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 312 है इसके अंतर्गत किसी भी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3, ठीक है, 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ व राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। ठीक है, तो ऐसा किसको राइट है? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो सभी देखते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु जो है 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, करेक्ट है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये भी ठीक है। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु जो है 30 ईयर्स होनी चाहिए, ये भी ठीक है। मतलब लोकसभा में कितनी 25 और राज्यसभा में 30, ठीक है। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन डी। उन्होंने गलत पूछा था, तो गलत क्या है? डी।
अब देखिए संविधान का जो आर्टिकल 173 ख भाग है इसका, ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की जो न्यूनतम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 21 नहीं 25 होनी चाहिए, तथा विधान परिषद के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, 30। दोनों चीज़ें ये भी आपको याद रखनी है, जैसे लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, ऐसे ही क्या है कि विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों के निरंतर अनुपस्थित रहता है, मतलब उसकी जो एब्सेंट है वो कितनी डेज कवर कर जाती है, फिर उसके बाद क्या है वो अपनी सदस्यता को गवा देगा, 90 डेज, 60 डेज, 45 डेज या 365 डेज। तो आंसर रहेगा बी, ठीक है, मतलब 60 दिनों तक अगर वो एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता उनसे छीन ली जाएगी। आर्टिकल 101 के 4th पार्ट, ठीक है, इसके अनुसार क्या है, कोई सदस्य संसद का जो सदस्य है सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक अगर सदन की किसी भी बैठक में नहीं आता है तो वह सदन उसके स्थान को क्या है रिक्त घोषित कर देगा, और ऐसा 60 डेज़ की अवधि की गणना में होता है। सदन के स्थगन या जब भी मतलब इसका सत्र चल रहा हो उसके लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य बताना है कौन सा है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी, करेक्ट है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी, ये भी ठीक है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्कृत है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी हमारा क्या है करेक्ट रहेगा, सभी कथन सत्य हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो है तीन बार जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा चुका है। पहली बैठक 1961 जो इसमें बताया गया है दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए की गई थी। दूसरी जो है 1978 बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए की गई थी, और जो तीसरी थी वो 2002 में आतंकवाद निवारक अध्यादेश को पारित करवाने के लिए की गई थी, ठीक है। और संयुक्त बैठक का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है, ये भी आपको याद में रखना है। तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। लोकसभा के भंग हो जाने के बाद भी सदन की अगली बैठक से एकदम ठीक पहले तक लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर आसीन रहते हैं, ये ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष में यह शक्ति निहित है कि वह सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित कर दें, परंतु सत्रावसान होने पर केवल राष्ट्रपति ही सदन को आहूत कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। यद्यपि लोकसभा को भंग करने का राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक आदेश ना भी हो, तब भी ऐसी स्थिति छोड़कर जब लोकसभा स्वयं समय से पहले भंग कर दी गई हो या उसकी अवधि बढ़ा दी गई हो तो 5 वर्ष की अवधि खत्म हो जाने पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है, तो ये भी ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा, सभी ऑप्शन सही हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पता चलता है इससे कि जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अनिश्चित काल तक लोकसभा को स्थगित कर सकता है, लेकिन सदन को आहूत करना, सत्रावसान की शक्ति वो सब किसके पास है, राष्ट्रपति के पास होती है। और सामान्यतः क्या होता है कि अगर 5 साल की अवधि पूरी हो जाती है तो लोकसभा खुद ही भंग हो जाती है, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अगली लोकसभा गठित होने तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 307 के अधीन, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 307 नहीं है, 360 अंदर 360 है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर, एक सेकंड, ये नहीं है, ठीक है। सेकंड जो बी है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वित्तीय आपात की घोषणा 2 मार्च की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि यह उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, ठीक है। तो केवल क्या है सेकंड इसका ऑप्शन सही रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, 360 में क्या है, ये प्रावधान है कि वित्तीय संकट की स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीनों तक इसका अनुमोदन न करने पर यह लागू नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी कि किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को स्थान किस प्रकार दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा उनकी जनसंख्या के आधार पर, ठीक है।
संविधान की क्या है, जो चौथी अनुसूची है, फोर्थ जो अनुसूची है, उसमें राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थान जो है वो बांटे गए हैं, उनका उपबंध किया गया है। और ऐसा क्या है, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यों के जो पुनर्गठन है या फिर नए राज्यों के जो गठन है, उनके परिणाम स्वरूप राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित राज्यसभा में निर्वाचित स्थानों की संख्या वर्ष 1952, ठीक है, 1952 में क्या है से लेकर अब तक समय समय पर बदलती रही है। ठीक है, मतलब जो भी हमारे राज्य गठित होते हैं तो क्या है, नंबर बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, मतलब सभी देखेंगे, जो करेक्ट है वो भी पता होना चाहिए। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित मनोनीत होते हैं, ऐसा है। ठीक है, वो हमने पीछे भी डिस्कस किया था। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, गलत, ऐसा नहीं है। कितने होते हैं, 12 तो राज्यसभा में होते हैं और लोकसभा में कितने होते हैं, 2। राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से संसद जो है बनती है। ठीक है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये भी ठीक है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। धन विधेयक का विषय क्षेत्र वित्त विधेयक की अपेक्षा सीमित होता है, अतः प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, करेक्ट है। धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही पारित किए जाते हैं, ये भी सही है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा क्या है, ऑप्शन ए और बी जो है करेक्ट रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, जो यहाँ पर दिया हुआ कि प्रावधान है, इसलिए ये गलत है। ये केवल क्या है, सरकार के द्वारा ही पारित किए जाते हैं। धन विधेयक का विषय क्षेत्र वित्त विधेयक की अपेक्षा सीमित होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसलिए हर धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। राज्यसभा की अवधि के बारे में बात की गई है, पॉइंट्स देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोनयन होता है, ठीक है, ये करेक्ट है। इसके 2/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ऐसा नहीं है, तो केवल फर्स्ट क्या है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में देखते हैं। इसका गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था, ये हमने अभी लास्ट किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था। यह एक निरंतर चलने वाली संस्था है, अर्थात ये क्या है, स्थायी सदन है। ठीक है, इसको हम स्थायी सदन भी बोलते हैं। इसका कभी विघटन नहीं हो सकता, मतलब इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन क्या है, इसके 1/3 जो सदस्य हैं उसको हर दूसरे वर्ष क्या है वो सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें 2/3 दिया हुआ था, जबकि क्या है 1/3 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये रॉन्ग था। और ये जो सीट्स होती हैं ये क्या है, फिर से चुनाव होता है और ये फिर से फिल हो जाती हैं, और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में इसका मनोनयन होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो राज्य निर्माण के बारे में सही है। तो सभी ऑप्शंस देखते हैं। इस प्रयोजन के लिए संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया हो जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़े, सही है। नेक्स्ट है, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, ये भी ठीक है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ये भी सही है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, तो ये नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन ई जो है हमारा ठीक रहेगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए फ्रेंड्स, नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु जो ये अनुच्छेद मतलब 368 इन्होंने बोला है, आर्टिकल क्या है, इसके तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। मतलब ये है कि संसद साधारण बहुमत से ही नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, और संविधान के आर्टिकल 4 भाग 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि जो है आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब आयोजित होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित कराने के लिए जिस पर दोनों सदनों में क्या हो, मतभेद हो। ठीक है, धन विधेयक से संबंध में गतिरोध, ऐसा नहीं है। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक पारित कराने पर, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल जो 108 है, इसके अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक पर विचार करने या उसे पारित करने में दोनों सदनों में क्या है, मतभेद हो। इसके अलावा जो धन विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक है, उसके लिए कोई भी संयुक्त अधिवेशन नहीं किए जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गठबंधन सरकार की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि कौन सा कथन सही है।
केंद्र में गठबंधन सरकार की स्थापना की प्रक्रिया 1957 में शुरू हुई। गलत है। भारत में गठबंधन सरकार की स्थापना की प्रक्रिया राज्य स्तर पर शुरू हुई थी जब 1953 में आंध्र प्रदेश में संयुक्त मंत्रिमंडल की स्थापना की गई थी। तो ये करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही आंसर रहेगा। बात करें केंद्र सरकार में जो गठबंधन सरकार की स्थापना है, केंद्र पर गठबंधन सरकार की स्थापना की प्रक्रिया जो है वो बहुत बाद में शुरू हुई थी, मतलब 1953 के बहुत बाद में। तो आप इसको बोल सकते हो 1970 या फिर 1970 के क्या है दशक में हुई थी। 1977 के जो आम चुनाव हुए थे उसमें किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और जनता पार्टी के नेतृत्व में पहली बार गठबंधन सरकार की स्थापना हुई थी। इस समय क्या है, जो गठबंधन की सरकार है उसकी स्थापना के लिए क्या है, किसी भी दो राजनीतिक दलों में नीतिगत मैत्तकव्य क्या था, नहीं था। ठीक है, लेकिन वे इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू किए जाने के विरोध में एकजुट हो गए थे। और सेकंड टाइम जो है गठबंधन की जो सरकार है उसका जो है मतलब ये 1989 में, ठीक है, 1989 में हुई थी। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, इन्हें भी आपको याद में रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम, ठीक है, जिसको PBPT 1988 के तहत निर्णयन प्राधिकरण के गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को स्वीकृति दी है। PBPT अधिनियम के तहत किन जगहों पर 3 अतिरिक्त खंडपीठों के साथ निर्णयन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है पर लेकिन लैंग्वेज ऐसी है तो समझने की कोशिश करिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक क्या है वो उसको अपने पास रोक कर रख सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है फ्रेंड्स, यहाँ पर डेज नहीं है, यहाँ पर सभी क्या है वीक्स है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 2 वीक। ठीक है, 2 वीक यानी कि 14 डेज ही हमने लास्ट पढ़ा था, तो 14 डेज तक क्या है वो अपने पास रोक कर रख सकते हैं। और अगर 14 दिनों के अंदर अंदर क्या है दोनों मतलब राज्यसभा इस धन विधेयक को वापस नहीं लौटाते हैं तो इससे क्या होता है दोनों सदनों द्वारा क्या है पारित समझा जाता है। अगर वो अपने पास 14 दिन के अंदर इसको वापस कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते तो ये समझा जाता है कि वो दोनों सदनों द्वारा पारित है। ठीक है, और ऐसा कौन सा आर्टिकल में है, 109 में है, कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निवारक निरोध के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस देखते हैं। निरुद्ध व्यक्ति इस आधार पर जमानत का दावा कर सकता है कि वह मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना ही 24 घंटों से अधिक कारागार में रह चुका है। ऐसा नहीं है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोधादेश को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार है कि जब निरोधादेश पारित किया गया था तब उससे पहले ही वो जेल में था। ये ठीक है। निरुद्ध व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 5 में उल्लिखित अधिकारों के सिवाय कोई अधिकार नहीं है। तो ये भी ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट रहेगा, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 डी, 1952 में। ठीक है, देखिए 26 जनवरी 1950 में क्या संविधान लागू होने के बाद लोकसभा का पहला आम चुनाव 1951 टू 1952 में, और ये जो चुनाव था ये 489 लोकसभा सीट के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन क्या है 13 मई 1952 में हुआ था। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ये भी याद में रखने हैं आपको। तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था। हमने क्या है अपने टॉपिक से रिलेटेड आज सेकंड पार्ट किया है। हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी 2 पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, या फिर जो कोई भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, या जो कोई भी आपके नॉन तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सभी अपडेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई एम श्योर कि आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।